देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहा है? परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ठीक है, परिनालिका यानी सोलेनोइड कोयल, परिनालिका को कहते हैं, परिनालिका जो कुंडली होता है सोलेनोइड कोयल। किसकी दिशा बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लिखते चलिए। यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड कोयल। मतलब परिनालिका की कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जा सकती है, चाहे कौन से नियम पर आधारित है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिए। तो देखिए, तो ये आधारित होता है आपका दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर। किस पर? दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड, है ना, दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर। इसको कहा जाता है राइट हैंड पाल्म रूल। ये याद रखना है, वो ऐसा नहीं लिखेगा बार बार, दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर ऐसा नहीं लिखेगा, राइट हैंड पाल्म रूल लिखेगा। ठीक है, उतार लिए। अब देखिए, दाहिने हाथ के हथेली का नियम क्या है? एक परिनालिका बनाते हैं, परिनालिका मतलब सोलेनोइड। ठीक है, मतलब एक चालक है ये और कुछ नहीं। क्या है? चालक है। अब क्या कह रहा है कि परिनालिका कुंडली, अब चालक में जब हम कुंडली यानी वायर लपटेंगे तभी तो वो कुंडली बनेगा, है ना। तो इस पर कुंडली यानी कॉपर का वायर लपटते हैं। उतारते जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं, उतारते जाइए।
6 अंगुली हुआ ना का? अच्छा ठीक है ना। हाथ जैसे ही लग रहा है ना, परफेक्ट। उतार लिए, देखिए समझ लीजिए आप पहले क्या कहता है ये, दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर कार्य करता है ना। कौन कार्य करता है? परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन निरूपित करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन करता है? दाहिने हाथ के हथेली का नियम। ये क्या कहता है सुनिए पहले, क्या कहता है सुनिए। जब किसी सोलेनोइड कॉइल पर, है ना, सोलेनोइड कॉइल पर यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? अब बताइए, नेक्स्ट पिछला क्लास में भी बता चुके हैं, यहां पर कौन सा ध्रुव का निर्माण होगा? याद है कौन सा ध्रुव का निर्माण होता है? नॉर्थ। यहां पर साउथ। देखिए, तो जैसे ही करंट का फ्लो यहां पर हो रहा है, मतलब यहां पर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। बोलने का मतलब नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस प्रकार होती है? नॉर्थ से क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, इस तरीके से निकलती है कि नहीं? और साउथ में मतलब यहां पर क्या होता है? प्रवेश करती है। समझ लीजिए, दोबारा नहीं बताएंगे, बाद में उतारिएगा। इंद्रजीत, ठीक है। देखिए, नॉर्थ पे क्या हुआ? यहां से निकला, साउथ में क्या हुआ? प्रवेश किया। बोलने का मतलब ये जो अंगूठी है, जो थंब है, ये क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दर्शा रहा है कि नहीं? राइट हैंड रोल, ये हमारा राइट हैंड है। इसको यदि इस तरह से पकड़े हम, चाहे ना पकड़े, इमेजिन करें इस टाइप से, तो ये जो थंब है हमारा किसको दर्शा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। और किसको? उत्तरी ध्रुव को, है ना। पर जो ये जो अंगुली है इस टाइप से जो पकड़े हैं, किसको दर्शा रहा है? करंट फ्लो की दिशा जा रहा है इस प्रकार से। तो इसी को कहा जाता है दाहिने हाथ के हथेली का नियम। बात को समझे? यानी जो थंब, जिसको कहा जाता है अंगूठा, ये किसको दर्शाएगा? उत्तरी ध्रुव को। और किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरी बात, जो आपका अंगुली है यानी फिंगर्स हैं, वो क्या दर्शा रहा है? चालक में बहने वाली धारा की दिशा, है कि नहीं? और यही तो पूछा है क्वेश्चन में, है ना, कि सोलेनोइड के कोयल में, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो कौन से नियम पर आधारित है? कौन से नियम पर आधारित है? दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर। दाहिने हाथ के हथेली के नियम पर, जिसको क्या कहा जाता है? राइट हैंड पाल्म रूल। याद रहेगा? अब उतारिए। हो गया? उतार लिए? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा? दाहिने हाथ की हथेली का नियम।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, क्या है? कॉर्क स्क्रू नियम, है ना, कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, वो भी इसी चैप्टर का है, मैग्नेट का ही है, कॉर्क स्क्रू नियम। लिखिए कॉर्क स्क्रू रूल लिख लिया। देखिए इस नियम से ना चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का। पर दाहिने हाथ के हथेली का नियम पर क्या निर्धारित किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा का। पर इसमें क्या? बस चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए किस प्रकार से, एक सिंबल है आपका ये, एक सिंबल है आपका ये, इसका मतलब होता है धारा का प्रवेश करना, और इसका मतलब होता है डॉट का मतलब धारा का बाहर निकलना। देखिए समझ लीजिए, समझ लीजिए, यदि करंट की दिशा इस टाइप से क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के घूमने की दिशा, क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे, क्लॉकवाइज, है ना। तो इस टाइप से यदि धारा के प्रवेश करने का मतलब करंट की दिशा इस प्रकार से हो, क्लॉकवाइज हो, मतलब समझ जाना है कि कुंडली में धारा प्रवेश कर रही है, कोई भी कुंडली में धारा प्रवेश कर रही है, और उसका चिन्ह क्या होगा? क्रॉस। जहां पे भी क्रॉस मिले समझ जाना है कि उसमें धारा प्रवेश कर रही है, समझ रहे? दूसरी बात, पॉइंट मतलब होता है इस प्रकार से, मतलब करंट की दिशा इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा मतलब घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा, घड़ी दक्षिणावर्त घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसके ऑपोजिट उल्टा घूमेगी, वामावर्त घूमेगी। तो उसका मतलब क्या समझे कि धारा उस कुंडली से बाहर निकल रही है, समझे बात को? देखिए किस तरीके से,
समझिए, करंट इधर से प्रवेश कर रही है, करंट यहां से बाहर निकल रही है, कर रही है। अब देखिए, पहले ये बताइए, यहां पर सबसे पहले नॉर्थ और साउथ पोल का निर्माण किस प्रकार से होगा? ये आपका नॉर्थ बनेगा, ये आपका साउथ बनेगा। अब चिन्ह का निर्धारण कैसे करेंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण कैसे करेंगे वो देखना है कि नहीं? देखिए, नीचे भी इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं? ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं? बनेगा। समझिए, ये परिनालिका है, मतलब चालक है। करंट यहां से क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है। समझिए, प्रवेश कर रही है मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब इसकी दिशा इधर से इधर है कि नहीं? इस तरीके से ऐसे है कि नहीं? मतलब यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा? क्रॉस। दूसरी बात, अब यहां पर इसके ऊपर करंट प्रवेश कर रही है कि निकल रही है? क्या कर रही है? निकल रही है, यानी धारा यहां से बाहर निकल रही है, मतलब करंट की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। बोलने का मतलब अब इधर से ना होकर इधर से आएगी कि नहीं? आएगी। इस तरीके से ऐसे आया, फिर ऐसे। समझे बात को? मतलब यहां पर जो दिशा होगा, जो सिंबल आएगा, क्या आएगा? पॉइंट, बिंदु कह सकते हैं। अब इसका बेसिक पर आते हैं। बेसिक हम लोग क्या जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी भी चुंबक में नॉर्थ से साउथ, चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं? नॉर्थ से साउथ, नीचे नॉर्थ से साउथ, है कि नहीं? और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, इसमें भी साउथ से नॉर्थ। आया समझ में? यानी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? धारा का बाहर निकलना। क्लॉकवाइज मतलब धारा का प्रवेश करना। जहां धारा प्रवेश कर रही है ये चिन्ह लगेगा, जहां धारा निकल रही है ये चिन्ह लगेगा। समझे बात को? और ये कोर्क स्क्रू रूल कहां पर लागू किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में। अब एक उदाहरण बताते हैं। बोतल खोले हैं किसी चीज का, किस चीज का? बहुत जल्दी बोल दिए। समझ गए हम। अच्छा, पानी का बोतल। देखिए, पानी का बोतल है, ये एक बोतल है। जब आप इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? उल्टा ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कोर्क स्क्रू रोल, है ना? या तो कहिए किसी नॉट बोल्ट को आप खोलते हैं, ऐसा उल्टा घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पर जब उसको बंद करते हैं तब क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। वही है रूल इसका। जब बंद कर रहे हैं तब धारा प्रवेश कर रही है, ढक्कन अंदर जा रहा है, स्क्रू अंदर जा रहा है। जब क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप उस कोर्क को, बोतल की कोर्क को यदि आप खोल रहे हैं, मतलब ढक्कन बाहर निकल रहा है, यदि आप स्क्रू को खोल रहे हैं तो वो भी बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार इसका भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब धारा बाहर निकलना। समझे बात को? इसीलिए इसका नाम पड़ा कोर्क स्क्रू रोल, है ना? कोई पियखोरी होगा बोतल खोलते समय लगा दिया, और क्या? हो गया ना? अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
लिखिए। फ्लेमिंग, बाएं की दाएं? बाएं ना। लेफ्ट हैंड रूल लिख लिए। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए ये लागू कहां पर होता है? मोटर में होता है, मोटर में। यानी मोटर में रोटर की गति की दिशा को निरूपित किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मोटर में रोटर की गति की दिशा, कोई भी मोटर में घूमने वाला पार्ट होती है अंदर, उसी को कहा जाता है रोटर। तो आएगा मेरे दोस्त, वो भी आ रहा है, ठीक है। वो होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। जनरेटर का बात यदि पूछा जाए तो बोलना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बिल्कुल होता है। जनरेटर को आप स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से, ये ट्रिक है समझिए। मतलब वो चलता है किस पर? राइट हैंड रूल से। किसके? फ्लेमिंग के, ठीक है। देखिए अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या, ठीक है। कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड बनाना तो आता नहीं है। हाथी बन रहा है ना। क्या हुआ? हाथ नहीं लग रहा है? 6 को बन गया यार, चुपचाप है यार आप लोग। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी लगा ना। तो देखिए, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, अपनी लेफ्ट हैंड को कुछ इस प्रकार से फैलाए है, ऐसे है ना। लेफ्ट हैंड को ऐसे, ये नीचे आना चाहिए, समझ रहे? तो इस प्रकार फैला है कि जो अंगूठा है आपका, ये मोशन यानी गति की दिशा को दर्शाए, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाए, और ये करंट की दिशा को इस प्रकार से। बोलने का मतलब, जो अंगूठी होगा यानी जो थंब होगा, चालक के
गति की दिशा, चालक के गति की दिशा मतलब रोटर के गति की दिशा। वहां पर मोटर में आपका रोटर चालक है, समझ रहे बात को। और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कौन, तर्जनी, यानी फोरे फिंगर। यह दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और तीसरा जो मध्यमा है, मतलब मिडिल फिंगर, यह दर्शाएगा विद्युत धारा, मतलब चालक में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा। इतना याद रखना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। समझे कि नहीं बात को। 5 ही है ना, अभी भी 6 लग रहा है हमें। अच्छा 5 है, चलिए उतारिए। हो गया। अब आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। राइट मतलब दाएं, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। राइट हैंड ही है ना। देख लीजिए, बाद में उतारिएगा। देख लीजिए, यह दर्शाता है आपको जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा। जनरेटर है तो विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस करेगी, है कि नहीं। तो विद्युत वाहक बल की दिशा देखिए किस प्रकार से। ये जो अंगूठा है आपका, ये दर्शाएगा फोर्स कहिए या तो फिर मोशन कहिए। गति भी एक प्रकार का बल ही है मोटर जनरेटर में, ठीक है। और ये दर्शाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड
और ये दर्शाएगा आपका, समझ लीजिए, जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बात कर रहे थे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहां पर लागू किया जाता है? मोटर पर। मोटर को हम लोग क्या देते हैं? करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं। पर जनरेटर में क्या होता है? सप्लाई लेते हैं, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। मतलब यहां पर EMF होगा, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, मतलब विद्युत वाहक बल होगा। तो अंगूठा आपको, अंगूठा किसको दर्शाएगा? बोलिए कि रोटर तो नहीं, चालक के गति की दिशा, तर्जनी यानी फोरे फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाती है। यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? अपनी राइट हैंड को कुछ इस प्रकार फैलाएं, इस टाइप से कि अंगूठा मोशन की दिशा है ना, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और मध्यमा यानी फोरे फिंगर EMF की दिशा को इंगित करता हो, दर्शाता हो, निरूपित करता हो। तो ये होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जो लागू होता है कहां पर? जनरेटर पर। यानी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से नियम लागू किया जाता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आया समझ में? हो गया ना? देखिए, एक होता है राइट हैंड रूल, जिसको कहा जाता है दाहिने हाथ का नियम। क्या है राइट हैंड रूल? देखिए ये किस प्रकार से होता है। ये राइट हैंड रूल दर्शाता है आपका चालक में धारा की गति की दिशा। चालक में धारा की गति की दिशा देखिए किस तरह से। एक चालक है, यदि करंट आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है, समझे? करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, बोलने का मतलब यदि इस पर कॉइल लपेटी गई है तो इस तरह से है कि नहीं, मतलब करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे होकर इधर निकल रहा है, मतलब इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, पर इसमें कॉइल नहीं है, कुंडली नहीं है, एक चालक है बस। ये समझना है कि करंट का प्रवाह यहां से इधर हो रही है, ठीक है? तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं? बनेगा, जिसकी दिशा
इस तरह से होगी। अब आप पूछेंगे सर कैसे होगी, देखिए देखिए मान लीजिए ये चालक है, चालक है कोई भी चालक है ना, इसको आप इस तरह से पकड़िए, ऐसे पकड़े पकड़े ऐसे पकड़े ना, तो देखिए इसका दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो रहा है, मतलब देखिए इस तरह से हो रहा है, उल्टा बनाया क्या, इधर से होगा ना, ऐसे पकड़ रहे हैं, सही है सही है, ऊपर आ रहा है ना, इसके ऊपर ही आ रहा है, मतलब इसके ऊपर आना चाहिए, ऐसे आ रहा है ऊपर, हाँ ऊपर है, सही है। तो ये अंगूठा करंट प्रवाह की दिशा कहां पर, इस चालक में, समझे कि नहीं बात को, अंगूठा किसको दर्शा रहा है, करंट फ्लो की दिशा कहां पर, इस चालक में, पर जो अंगुलियां हैं जो फिंगर्स हैं किसको दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, समझे बात को, ये होता है राइट हैंड रोल। बोलने का मतलब जो आपका थंब है वो किसको दर्शा रहा है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, और दूसरा फिंगर्स यानी बाकी जितने भी अंगुलियां हैं किसको दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस तरह से ये होता है आपका राइट हैंड रूल। अब सुन लीजिए एक बार, सबसे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, सबसे पहले क्या पढ़ा, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, है ना, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, तो वो लागू होता है कहां पर, उसे क्या ज्ञात की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉर्क स्क्रू का नियम, यानी बोतल के खोलने की दिशा कैसे पता लगाया जा सकता है, ये चीज है ना। तो कॉर्क स्क्रू नियम कहां पर लागू होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में, चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने में। उसके बाद पढ़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल कहां पर लागू होता है, मोटर में, मोटर में किस रूप में, मोटर के रोटर में बल की दिशा या तो फिर कहिए गति की दिशा निरूपित करने के लिए, है ना, पता लगाने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर हम लोगों ने पढ़ा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये कहां पर लागू होता है, जनरेटर में, जनरेटर में किसका पता लगाने के लिए, जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ विद्युत वाहक बल की दिशा पता लगाने के लिए। फिर पढ़ा क्या, राइट हैंड रूल, बस ये है राइट हैंड रूल, ये क्या, चालक में प्रवाहित गति की दिशा का पता लगाने के लिए, है ना। सब कंफ्यूज करेगा, इसलिए बढ़िया से ही पढ़ना है सारा चीज, समझे बात को, उतारिए अब। हो गया, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह पूछा है। यानी अलग अलग रेटिंग के कैपेसिटर जोड़ी गई है, किस पर, कौन सी क्रम में, सीरीज में, सीरीज में जोड़ी गई है कि नहीं। समझिए बात को, छोटी बात नहीं है ये, ठीक है। कौन सी क्रम में है ये तीनों कैपेसिटर, श्रेणी क्रम में। तो आप हमें बताओ, श्रेणी क्रम में वोल्टेज सेम होता है कि अलग अलग ड्रॉप होता है, अलग अलग ड्रॉप होता है। तो समझिए अब बात को, यदि इस कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग 4 वोल्ट है ना, इस कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग 3 वोल्ट है, और इस कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग मान लीजिए 5 वोल्ट है। मतलब समझते हैं वोल्टेज रेटिंग मतलब, नहीं समझते हैं क्या। जैसे आपके फैन वगैरह में रेटिंग लिखा हुआ रहता है ना, 230 वोल्ट पर ही चलाना है, तो लिखा हुआ रहेगा 230 वोल्ट से 250 वोल्ट। यदि आप उसको 260 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा, उसकी कॉइल जल जाएगी, है ना, वो होता है रेटिंग। उसी प्रकार कैपेसिटर में भी रेटिंग है, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये तीनों कैपेसिटर की मान लीजिए रेटिंग है। और इधर से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मान लीजिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप मतलब V बराबर IR, इसमें IR, इसमें IR, तीनों में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगी ना। मान लीजिए इसमें ये 4 वोल्ट इसकी रेटिंग है और गलती से इसमें बह रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, इसकी रेटिंग है 3 वोल्ट, पर इसमें जो ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट, इसकी जो रेटिंग है 5 वोल्ट, और इसमें जो ड्रॉप हो रहा है 4 वोल्ट। अब आप हमें बताओ कि इनमें से कौन सा कैपेसिटर जल जाएगी। ये क्यों जल जाएगी, क्योंकि उसकी रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज उसमें ड्रॉप हो रही है ना। इसका रेटिंग है 4 वोल्ट, मतलब इसकी सहन शक्ति है, इसकी क्षमता है कितना, 4 वोल्ट सहन करने की। पर इधर से जो वोल्टेज जा रही है, यहां पर ज्यादा वोल्ट ड्रॉप हो रही है, 5 वोल्ट। इसी वजह से ये जल जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या होना चाहिए, यानी जो वोल्टेज रेटिंग है उससे हमेशा कम होना चाहिए, किसकी मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान। बात को समझे कि नहीं। यानी कोई भी कैपेसिटर में जो वोल्टेज रेटिंग है उस रेटिंग से कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कैपेसिटर पर वोल्टेज ड्रॉप। IR मतलब V, मतलब वोल्टेज, है ना। और इसको किस नाम से जानते हैं, वोल्टेज पात। ये निमी का शब्द है, वोल्टेज पात, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। बात को समझे कि नहीं। यानी जो रेटिंग है उससे कम होना चाहिए हमेशा, किसका मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान। यदि ज्यादा होगा तो वो सारे कैपेसिटर जल जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन देखिए। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। बात को समझे कि नहीं। मतलब यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर यदि 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही है तो आपको यहां पर 4 वोल्ट होना चाहिए, या तो फिर कुछ भी हो पर 5 वोल्ट से कम होना चाहिए। ये कहता है सीरीज में कैपेसिटर का कनेक्शन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। हो गया।
नंबर, 3 नंबर बोले, कितना नंबर, 13 नंबर। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? सब बिना कॉपी देखे बताएगा। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। क्या 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 क्या? यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको कहा जाता है लोह चुंबकीय पदार्थ। एक होता है पारा मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। लोह हुआ, अणु हुआ। एक होता है आपका डाया मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब प्रति कहिए या तो फिर पराचुंबकीय पदार्थ कहिए। चलिए इनमें बताइए, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल यानी लोह चुंबकीय पदार्थ का नाम बताइए। बता चुका है ना पिछला क्लास में ही। क्या 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 याद नहीं है? हाँ, लोहा। चलिए एक हमने लिख दिया लोहा, और निकल, और हाँ क्या बोले? लोहा। अरे नाम नहीं सुने? एल नीको, यही से लीजिए। एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट फर्स्ट में आएगा ही, नहीं समझे? एल्यूमिनियम हुआ, निकेल हुआ, एक होगा आपका कोबाल्ट, और एक क्या है? कार्बन। याद आया? और जो पारा है यानी अनुचुंबकीय पदार्थ है, क्या क्या है? एक है प्लेटिनम, एक है क्रोमियम, एक है कॉपर, और एक क्या है? ऊपर में भी एल्यूमिनियम लिखे क्या? नहीं, यहां पर एल्यूमिनियम नहीं होगा। पहले भी लिखे थे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे होगा? एल्यूमिनियम वो कैसे होगा चुंबकीय पदार्थ? बताइए। वो क्या करता है? क्या करता है वो? चुंबकीय बल रेखाओं की श्रृंखला में वृद्धि तो करती है, परंतु चुंबक बनती नहीं है खुद। ठीक है, जब तक सप्लाई रहेगा तब तक बनेगी। एल्यूमिनियम का जो आप कोयल निर्माण करते हैं, कोयल बनाते हैं ना मोटर फैन वगैरह में, जब तक सप्लाई रहेगा तब तक ही मैग्नेटिक उसमें गुण रहेगी। होता है ना, यही चीज है। उसमें भी लिखे थे क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में? उसमें भी एल्यूमिनियम लिखे थे, और इसमें भी एल्यूमिनियम लिखे थे। ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। अब खुद सोच के देखिए ना, एल्यूमिनियम भला कैसे होगा? होगा क्या? नहीं होना चाहिए। तीसरा है डाया। डाया में क्या क्या? एंटीमनी, एक क्या? पारा, एक बिस्मुथ, एक जल, और एक सोना। और क्वेश्चन पूछा है यही आपसे, पूछा ना? क्या पूछा क्वेश्चन? कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? और ऑप्शन में है आपका तांबा। तांबा है ना? अरे अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या कॉपर नहीं है क्या? है ना, कॉपर है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैग्नेट पर लागू हो रहा है, कल डीसी जनरेटर पर लागू होगा, और उसी पर आधारित सारा मोटर जनरेटर उसी पर कंप्लीट होगा। वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है BH वक्र में X द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। BH वक्र है क्या? देखिए
मतलब इस जगह का नाम क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में आपसे। ठीक है, उतार रहे हैं, देख लीजिए एक बार। इसको कहा जाता है संतृप्त बिंदु। मतलब सेचुरेशन पॉइंट। इसको कहा जाता है कोर्सिविटी। जिसको हिंदी में कहा जाता है निग्रहिता। अरे देख लो यार, देख लीजिए पहले। और यहां से यहां तक का इस भाग को, यहां से यहां तक का इस भाग को कहा जाता है रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म। मतलब अवशेष चुंबकत्व। ठीक है, और इसको कहा जाता है चुंबकन बल। और इसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इतना सारा इसमें जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले उतार लीजिए, फिर एक एक चीज बताते जाएंगे, पर जल्दी कीजिए। हो गया, देखिए एक एक चीज। सबसे पहले बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। उतारते चलिए फटाफट, समझते चलिए। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसको सूचित किया जाता है बी से। किससे? बी से। देखिए देखिए, यही से डिफिनेशन बनेगा। बी बराबर होता है 5/A। 5/A, यानी परिभाषा इसका क्या बनता है? क्या बनता है? इकाई क्षेत्रफल में क्या बनता है? लिखते चलिए। इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न, एक बार देख लीजिए। फाई मतलब क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स किसको कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स
घनत्व कहा जाता है। वाह, सूचित तो इसको बी से किया जाता है, किया जाता है। अब आप बताइए यहां से इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? मात्रक फाई का मतलब फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? अरे यार फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर, वेबर, वेबर। और नीचे एरिया है मतलब क्षेत्रफल, उसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लिखिए फटाफट। तो इसको कहा जाता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसका मात्रक क्या होता है? पाई बटा ए, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? उतार भी लिए? नहीं? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए चुंबकन बल। चुंबकन बल इसको सूचित किया जाता है H से। इसका एक सूत्र होता है H बराबर F बटा फाई। H बराबर F बटा फाई। बोलने का मतलब इकाई फ्लक्स में, इकाई फ्लक्स में क्या कहेंगे इसको? लगाई गई बल को क्या कही जाएगी? चुंबकन बल। तो यहां से इसका मात्रक क्या निकल के आता है? कोई बता सकता है इसका मात्रक क्या निकल के आता है? न्यूटन प्रति वेबर। F मतलब क्या है? फोर्स। F मतलब फोर्स किसमें? न्यूटन में। फाई मतलब फ्लक्स किसमें? वेबर में। यानी यूनिट हमारा निकल के आता है क्या? न्यूटन प्रति वेबर। एक मात्रक हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसका और एक सूत्र होता है, सेकेंड सूत्र, यानी इसका दूसरा सूत्र H बराबर FM बटा L होता है। FM बटा L। बताइए यहां से इसका परिभाषा क्या निकल के आएगा? इकाई लंबाई में लगाई गई चुंबकीय बल को चुंबकीय वाहक बल को, वाहक बल लिखिए, चुंबकीय वाहक बल को चुंबकन बल कहा जाता है। देखिए अब बताइए H बराबर FM बटा L हुआ, तो FM का सूत्र क्या होता है?
क्या होता है, क्या इसको H बराबर NI बटा L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से हमारा और एक यूनिट बन के आया, क्या? एम्पियर टन प्रति मीटर आया कि नहीं? N नंबर ऑफ टन, I करंट का यूनिट एम्पियर, L लंबाई का यूनिट मीटर। तो क्या बन के आया? एम्पियर टन प्रति मीटर, यानी AT प्रति मीटर, मतलब एम्पियर टन प्रति मीटर। उतारिए फटाक से। हो गया, हो भी गया। नेक्स्ट लिखिए, क्या है? अवशेष चुंबकत्व। अवशेष चुंबकत्व मतलब रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म। समझिए, अवशेष चुंबकत्व किसको कहा जाता है? आप एक मैग्नेट लीजिएगा इस प्रकार से, एक आपका जो टेस्टर है ना, टेस्टर लीजिएगा, 2 बार इस तरीके से खींचिएगा, है ना। अब इस टेस्टर को किसी स्क्रू को पकड़ना है, देखिएगा वो स्क्रू इस पर चिपक जाएगा टेस्टर पर। क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है, इसमें आ गई क्या? परमानेंट, कुछ देरी के लिए। उसी को कहा जाता है अवशेष चुंबकत्व। समझे बात को? बोलने का मतलब समझिए, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो वह भी चुंबक बन जाती है। मैग्नेट तो बन गई, अब क्या होगा? परंतु हटा लेने पर भी, किसको हटाए? जो शक्तिशाली चुंबक था उसको हटाए, ठीक है। परंतु हटा लेने पर भी उस पदार्थ मतलब उस चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबकत्व गुण शेष रह जाती है। उससे अवशिष्ट या अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। लिख लिए, क्या हुआ? अवशेष चुंबकत्व क्या है ये पता चला।
ठीक है, अब समझिए, लिख लिया ना इसको, अब समझिए। अब यहां पर देखिए ये रहा आपका अवशेष चुंबकत्व, संतृप्त बिंदु नहीं हुआ क्या, सैचुरेशन पॉइंट, अच्छा समझा देंगे। तो अवशेष चुंबकत्व ये रहा, ये रहा, यहां से यहां तक अवशेष चुंबकत्व। अब ये अवशेष चुंबकत्व क्या उस टेस्टर पर हमेशा रहेगी, नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए एक बल लगता है जिसको कहा जाता है चुंबकन बल, समझे। उस अवशेष चुंबकत्व गुण को खत्म करता है कौन, चुंबकन बल। पर ये चुंबकन बल नहीं, नेगेटिव चुंबकन बल, मतलब प्रति चुंबकन बल यही होता है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है निग्राहिता। निग्राहिता मतलब कोर्सिविटी, समझे बात को। यानी अवशेष चुंबकत्व को, अवशेष चुंबकत्व को खत्म जो करता है चुंबकन बल, एक बल लगाकर खत्म करता है उसको, उसी गुण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अरे प्रति चुंबकीय नहीं यार, उसको कहा जाता है कोर्सिविटी, मतलब निग्राहिता। और ये भाग होता है निग्राहिता। बताइए यहां पर, यहां से यहां तक रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म था, जैसे ही चुंबकन लगा, चुंबकन बल लगा, तब क्या हुआ, यहां पर आ गया। अब उसमें थोड़ा सा भी चुंबकत्व गुण नहीं है उस चुंबक में, उस विद्युत चुंबक में, यानी यहां से यहां तक जो चुंबकत्व गुण था वो भी खत्म हुआ, और क्या बचा, बस ये बचा। तो इसको कहा जाएगा कोर्सिविटी, मतलब निग्राहिता, समझे बात को। अब आते हैं सैचुरेशन बिंदु पर। मान लीजिए आप एक मैग्नेट बना रहे हैं, विद्युत मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, ठीक है। तो देख रहे हैं आप करंट का मान लगातार बढ़ाकर उसको शक्तिशाली और बना रहे हैं, है ना। शक्तिशाली तो आप बना लिए, तो ऐसा बात थोड़े है कि आप जितना करंट को बढ़ाएंगे उतना शक्तिशाली बनेगा, वो बनेगा क्या, एक समय सीमा होगा, एक उसका क्षमता होगी, उसी क्षमता को कहा जाता है क्या, संतृप्त बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट। मतलब यहां से अब कितना हम चुंबकन बल का मान बढ़ाएंगे ना, इस चुंबकन बल का मान कितना भी बढ़ाएंगे ना, तो पर भी हमारा चुंबकत्व गुण अब उस विद्युत चुंबक पर नहीं बनेगा, बस इतना में ही सीमित रहेगा। इसी को कहा जाता है संतृप्त बिंदु। जैसे बताया ना, हमारा संतृप्त बिंदु क्या है, शमशान घाट, है ना, उससे आगे और हम जा ही नहीं सकते, जा सकते हैं क्या। उसी प्रकार चुंबक का जो अंतिम शमशान घाट होता है उसको कहा जाता है संतृप्त बिंदु। मतलब इसके बाद आप कितनों भी चुंबकन बल का मान बढ़ाइएगा ना, फिर भी चुंबकत्व गुण का मान नहीं बढ़ेगा। जितना उसका शक्ति बना, मतलब इसमें जितना शक्ति बना वो तो बन गया, अब आप कितनों भी चुंबकन बल का मान बढ़ाइएगा और शक्ति नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ेगा। उसी को कहा जाता है क्या, संतृप्त बिंदु, समझे। बताइए कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पता चला, अवशेष चुंबकत्व पता चला, चुंबकन बल पता चला, ठीक है, चुंबकन बल पता चला, और निग्राहिता यानी कोर्सिविटी पता चला। बताइए कोर्सिविटी में कौन सा बल कार्य करता है, प्रति चुंबकन बल, याद रखना है, चुंबकन बल नहीं, प्रति चुंबकन बल ये कार्य करता है, और ये इसकी अवशेष चुंबकत्व मान को खत्म करता है। कौन करता है, प्रति चुंबकन बल, ठीक है। फिर पता चला संतृप्त बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट के बारे, ठीक है। और ये रहा हमारा क्या, कोर्सिविटी, और यही हमारा निग्राहिता, और यही हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए पर।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है ना। बताइए विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, थक गए क्या? हाँ, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या कहा है? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? दो चीज का तुलना किया है, एक क्या किया है? इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक क्या किया है? मैग्नेटिक सर्किट। दो चीज का किया है ना। तो बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसे चालकता के नाम से जाना जाता है, जिसे चालकता के नाम से जाना जाता है, उसको मैग्नेटिक सर्किट में किस नाम से जाना जाता है? परमियंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट में चालकता को किस चीज से सूचित किया जाता है? जी से। इलेक्ट्रिक सर्किट में, और मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस को रो से। इलेक्ट्रिक सर्किट में इसकी जो सूत्र होती है, यानी G बराबर 1/R होती है कि नहीं? यदि यहां पर G बराबर 1/R होती है तो यहां पर रो बराबर 1/RM होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? होगी। बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में चालकता का मात्रक यानी यूनिट एक क्या होगा? क्या होगा? 1/ओम यानी प्रति ओम। प्रति ओम। एक क्या होगा? ओम का उल्टा मोह होगा। होगा कि नहीं? एक क्या होगा? साइमन। इसी को सीमेन भी कहते हैं। इतना याद था? फिर देखिए परमियंस जिसको रो से सूचित किया जाता है 1/RM। तो RM का फॉर्मूला बताओ। RM का फॉर्मूला बताओ। 1/RM को क्या हम 5/FM लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? क्योंकि RM बराबर FM/5 होती है, मतलब R बराबर V/I। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में RM बराबर FM/5 आया समझ में? तो यहां से इसका मात्रक निकल के आता है क्या निकल के आता है? वेबर। अच्छा, और एक स्टेप चलते हैं। कौन सा स्टेप? क्या चलेंगे स्टेप? रो बराबर 5/NI भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 FM का फॉर्मूला होता है FM बराबर NI होता है। तो इस तरीके से एक यूनिट और बन के आया क्या? वेबर प्रति एम्पियर टन। आया कि नहीं? यानी वेबर पर एम्पियर टन। आया कि नहीं? इस तरीके से नोट कीजिए सर। तो 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, 5 हुआ ना? नहीं हुआ फिर भी हाँ सर हो गया, थक गए है ना? इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। हम लोग का सैचुरेशन पॉइंट आज का ही है, इससे आगे और जा ही नहीं सकते, माइंड काम करेगा ही नहीं। इसी को कहा जाता है संतृप्त बिंदु। ठीक है, चलिए। क्या आंसर पता नहीं चला? अरे परमियंस यार,
दोनों में वही तो कर रहे हैं, एक चालकता हुआ दूसरा परमियंस, वही तो पूछा है ना। जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट में चालकता कहा जाता है उसको मैग्नेटिक सर्किट में क्या कहा जाएगा भाई साहब, परमियंस कहा जाएगा। समझे बात को।